दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस तजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ ऑक्टोपस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पीछा करते हुए शाचंग सिटी में आ चुके थे, जहां पे ऑक्टोपस चैम्बर के लोग शाचंग सिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे थे, जो देखकर एसएस तजू के सभी डिसेबल्स ने मिलकर उन सभी को वहाँ पे खत्म करते हुए उनके सभी ट्रस्ट को भी लूट लिया था, जिसके चलते शाचंग सिटी के लोगों को एसएस तजू अपने मसीहा की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए वो एसएस तजू को सारी सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि असल में तो ये इलाका ऑक्टोपस चैम्बर के लोगों का था ही नहीं। एक दिन हमारे सिटी लॉर्ड ऑक्टोपस चैम्बर के लीडर की जान बचाते हुए उसे यहाँ पे हमारी सिटी में ले आए थे, जिसके बाद उसने उल्टा हमें ही धोखा देते हुए हमारी पूरी सिटी के ऊपर ही कब्जा कर लिया था और अब इस तरह से हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए जबरदस्ती हमसे काम करवाता है। उन गाँव वालों की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसएस तजू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि एसएस तजू को सबसे ज्यादा नफरत है धोखे से। इसलिए एसएस तजू ने अपने सभी डिसेबल्स को ऑक्टोपस चैम्बर के सभी लोगों को मारने का आदेश दे दिया था और वो खुद भी उस बोने मास्टर को खत्म करने के लिए उसके मेंशन में पहुंच चुके थे, जिन्हें देखते ही वो बोना मास्टर एसएस तजू को पहचान गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमेशा शाचंग सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑक्टोपस चैम्बर के मेंशन के अंदर वो बोना मास्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए एसएस तजू से कहता है, जू यंग, मैं सोच ही रहा था कि तुम अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन मैं तुमसे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ना तो मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है और ना ही तुम्हारी मेरे साथ। इवन मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं था, तो फिर तुम मेरे ऑक्टोपस चैम्बर के ठिकानों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें क्यों खत्म कर रहे हो? आखिर मेरे ऑक्टोपस चैम्बर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? असल में वो बोना मास्टर वहाँ पे ये सोच रहा था कि एसएस तजू को उसके ऑक्टोपस चैम्बर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एसएस तजू को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो वहाँ पे एसएस तजू को लालच देते हुए कहता है, आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? कहीं तुम किसी ऐसे सीक्रेट ट्रेयर की तलाश तो नहीं कर रहे जिसके इस्तेमाल करते हुए तुम पूरी नाइट रियलम के ऊपर राज कर सको? अगर तुम ऐसा सीक्रेट ट्रेयर चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसे काफी सारे ट्रेयर्स मौजूद हैं, जो कि मैं तुम्हें देने के लिए भी रेडी हूँ, और ये सारे ट्रेयर्स ही होंगे हमारी दोस्ती का आगाज, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए क्यों ना हम दोनों मिलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत करें, ताकि ना तो तुम्हें कोई नुकसान हो और ना ही मुझे। और ये कहते हुए उस बोने मास्टर ने वहाँ पे एसएस तजू के सामने ट्रेयर्स का ढेर लगा दिया था, जो कि उसने बेचारी शाचंग सिटी के लोगों को ही लूट कर इकट्ठा किया था। और यहाँ पे एसएस तजू के सामने शो ऐसा कर रहा था कि जैसे वो सारे ट्रेयर्स उसके अपने हैं। वो सारे ट्रेयर्स एसएस तजू को देने के बाद वो उसे और भी ज्यादा लालच देते हुए कहता है, ये तो बस एक छोटा सा नमूना था, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती कर लेते हो तो मैं तुम्हें ऐसे हजारों लाखों ट्रेयर्स देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे वो बोना मास्टर सीधा सीधा एक तरह से एसएस तजू को लालच ही देने की कोशिश कर रहा था, जिसका अंजाम उसके लिए बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर एसएस तजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बर्निंग क्रो कहाँ चुप रहने वाला था। वो जल्दी से आगे बढ़कर गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उस बोने मास्टर से कहता है, एक तो तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, ऊपर से तुम बातें भी अपनी शक्ल की तरह बहुत ज्यादा भद्दी करते हो। कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा दिखने के लिए अपना मुंह बांध ही रखा करो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना तो जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो ऐसा लगता है कि किसी ने गटर का ढक्कन ओपन कर दिया है। अब अपनी इस तरह से बेइज्जती सुनकर तो उस बोने चूहे मास्टर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से अपना किलिंग इंटेंट और रिलीज करते हुए बर्निंग क्रो से कहता है, तो मुझे जो मर्जी कह लेते, मैं उसका बुरा नहीं मनाता, लेकिन तुमने मेरी शक्ल का मजाक उड़ाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे अपनी शक्ल के ऊपर मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर उस बोने मास्टर ने अचानक से वहाँ पे अपनी स्पेशल ऑरा को रिलीज करते हुए लिंक्स वन नाम की एक शॉर्ट फॉर्मेशन भी बना दी थी, और एक बार फिर से गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए बर्निंग क्रो और एसएस तजू से कहता है, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और ये कहकर उस बोने मास्टर ने वहाँ पे मल्टीपल शॉट्स की मदद से वहाँ पे एसएस तजू और बर्निंग क्रो के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, लेकिन वो सभी शॉट्स वहाँ पे एसएस तजू के साथ टकरा पाती। उससे पहले एसएस तजू ने अपने स्पेशल ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी सिर्फ 2 ही फिंगर्स के साथ उसकी वो सो कॉल्ड पावरफुल स्वॉर्ड को पकड़ लिया था, और सिर्फ वहाँ पे अपनी आंखों के इशारे से ही उस स्वॉर्ड को छोड़कर बाकी सभी स्वॉर्ड्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद एसएस तजू वहाँ पे स्वॉर्ड को बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं, तो इस स्वॉर्ड को 9 नेदर ब्लैक आयरन की मदद से बनाया गया है, जिसके अंदर प्योर यून की एनर्जी मौजूद है, और कोड एट्रीब्यूट के साथ साथ इसे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तरीके के साथ बनाया गया है। वाकई इस स्वॉर्ड का कोई जवाब नहीं, तुम्हारी ये स्वॉर्ड वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, ये लिंग ज़ुई को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, मैं उसे न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर यही स्वॉर्ड गिफ्ट करूंगा। और ये कहते हुए एसएस तजू ने वहाँ पे स्वॉर्ड को अपने पास ही रख लिया था, जो देखकर तो बेचारा वो बोना मास्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या क्या इसने मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, पर कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत थी, अब मेरे अगले टेयर का मुकाबला करके दिखाओ। और ये कहते हुए उस बोने मास्टर ने वहाँ पे एक और टेयर वेपन को बाहर निकाल लिया था, जैसे जैसे ही वो बोना मास्टर एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोनिक वेव्स निकलने लगी थी। हालांकि अगर यहाँ पे एसएस तजू की जगह कोई और नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो अब तक वो उन सोनिक वेव्स के चलते मारा जा चुका होता, लेकिन एसएस तजू के ऊपर उन सोनिक वेव्स का कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। और अपने इस अटैक को भी वहाँ पे इस तरह से बिगाड़ जाते हुए देखकर उसने जल्दी से वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को बैन करने वाली फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था, और ये फॉर्मेशन सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे कि वीटियान ली ने बनाई थी। और जैसे ही बर्निंग क्रो वहाँ पे इस फॉर्मेशन की चपेट के अंदर आता है तो एक बार फिर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे बैन हो चुकी थी। वो चाहकर भी
उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जो देखकर बनने करो वहाँ पे उसके टायर की तारीफ करते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, बॉस इसका ये टायर तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस चूहे मास्टर ने यहाँ पे अपने इस टायर का इस्तेमाल करते हुए एक मैन फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया, जैसा कि वीटिया ली ने बनाई थी। इवन मैं भी इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। बनने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बोना मास्टर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम तो क्या बड़े से बड़े इमोर्टल मास्टर्स भी मेरे इस टायर के सामने कुछ नहीं बोल पाते, और जब जब मैं इस टायर का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे रोक पाना हर किसी के लिए लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है। यानी कि इस टायर को इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज चलता है, जो कि अब तुम लोगों के ऊपर भी चलने वाला है। तो रेडी हो जाओ अब मेरे कंट्रोल में आने के लिए। उस बोने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर एंसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है इंटरेस्टिंग है। और एंसेस्टर ज़ू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से उनकी बॉडी से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है कि वो सो कॉल्ड पावरफुल बैन फॉर्मेशन भी वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो गई थी। और तभी एंसेस्टर ज़ू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस टायर को अपने पास बुलाते हैं, जिसके चलते वो टायर खुद ब खुद ही उड़ते हुए एंसेस्टर ज़ू के हाथों में आके आता। हालांकि उस टायर का रियल ओनर वो बोना मास्टर था, लेकिन एंसेस्टर ज़ू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को महसूस करके वो टायर भी एंसेस्टर ज़ू के पास जाने से खुद को नहीं रोक पाया था, जिसे देखकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं, ये टायर चू के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर वो बोना मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चलाते हुए वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू से कहता है, तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो या फिर अपने डिसेबल्स के लिए ट्रेस को खरीदने के लिए आए हो? मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखानी ही होगी। और ये कहते हुए बोना मास्टर अचानक से अपने सबसे पावरफुल सीक्रेट टायर को बाहर निकालता है, जो कि था पिलू का ब्लड। और वो बोना मास्टर वहाँ पे उसके ब्लड की पावर का इस्तेमाल करते हुए पिलू के ब्लड से रिफाइन किए हुए उसके पपेट्स को वहाँ पे समन करने लगा था। और जैसे ही वो बोना मास्टर वहाँ पे पिलू के ब्लड पावर को एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि अचानक से ही वो पूरा मेंशन वहाँ पे हिलने लगा था। और इसी के साथ हमें ऑक्टोपस चैम्बर के मेंशन के अंडरग्राउंड के नीचे एक अल्टर दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे बहुत अजीब तरीके के साथ हिल रहा था। और अचानक से ही वहाँ पे ऑक्टोपस चैम्बर के मेंशन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जो कि वहाँ पे उसी अल्टर की वजह से ही हो रहा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और छोटा सा ब्लास्ट होता है, और ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं हाउजियन और मिचू ने मिलकर किया था, जो कि वहाँ पे अपने लिए रास्ता बनाते हुए उसी अल्टर वाली जगह पे आ चुके थे। जहाँ जब मिचू उस जगह के बारे में जानने के लिए इधर उधर देखती है तो उसकी नजर वहाँ पे सामने जाती है, जहाँ पे निंगयू और लेडी माताजॉन भी पहुंच चुके थे। और जब वो वहाँ पे अपने राइट साइड पे देखती है तो तीसरा फैंग वाला ग्रुप भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जिन्हें एक साथ देखकर मिचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उन लोगों से कहती है, मुझे लगता है हम सभी का मिलकर एक बार फिर से काम करने का समय आ चुका है। जिस पे लिंगजुई वहाँ पे उन सभी को लीड करते हुए कहती है, सबसे पहले तो हमें इस जगह को पूरी तरह से सर्च करते हुए यहाँ पे मौजूद हर एक टायर को साफ करना होगा, और उसके बाद एंसेस्टर ज़ू के कहे अनुसार हमें ये जमीन 3 फीट तक और नीचे खोदनी होगी, क्योंकि सभी क्लैंस अपने खास टायर्स को अंडरग्राउंड के नीचे ही छुपा के रखते हैं। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे एक और बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके अंदर से निकल कर आते हैं लियू जियान और डोंगमी, जो कि वहाँ पे सबसे बड़े टायर का पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुंचे थे। जहाँ पे आते साथ ही डोंगमी तो इधर उधर देखते हुए कहता है कि कहाँ है वो मदर टायर, जिस पे मिचू वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे लेट आए हो। अब डोंगमी भी वहाँ पे उन सभी को देखकर थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन अचानक से उस सैक्रिफाइस अल्टर के अंदर एक बार फिर से हलचल होती है, और अब की बार उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लडी ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि उस अल्टर से निकलते हुए सीधा वहाँ पे बिलू के पपेट्स के अंदर जाने लगा था। और ये सब देखकर एंसेस्टर ज़ू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन मिचू तो वहाँ पे आंखें फाड़े ये सब देखते हुए कहती है, हमें तो सिर्फ एक ही पिलू की तलाश थी, लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे पिलू मौजूद हैं। जिस पे लियू जियान भी वहाँ पे उन सभी को गौर से देखते हुए कहता है, लेकिन इनमें से असली पिलू कौन सा है, और ये पिलू हो भी कैसे सकता है? पिलू को तो किसी ने पहले ही मार दिया था। लेकिन अभी लियू जियान वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ वो पूरी जगह एक बार फिर से हिलना शुरू हो जाती है। इवन मिचू के तो वहाँ पे पैर ही लड़खड़ाने लगे थे, पर वो वहाँ पे गिर पाते उससे पहले ही हाउजिया ने आगे आते हुए उसे वहाँ पे गिरने से बचा लिया था, जो देखकर मिचू वहाँ पे सल्टर को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है? जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ब्लडी ऑरा ने पिलू के सभी पपेट्स को वहाँ पे जिंदा कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे जिंदा होते हैं तो वो सभी वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ एंसेस्टर ज़ू के डिसेबल्स की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। और मिचू जो कि वहाँ पे सबसे आगे मौजूद थी, वो उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते हुए पा करे उन लोगों से कहती है, रुको रुको, मैं भी तुम्हारी तरह ध्यान सेट का ही एक हिस्सा हूँ, तो तुम भला अपनी जाती डिसेबल के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो? अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो हम लोग आराम से बैठकर आराम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मिचू वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वो सभी पपेट्स वहाँ पे उस जगह को तोड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। असल में वो सभी पपेट्स वहाँ पे उस बोने मास्टर के पास ही जा रहे थे, क्योंकि उसी ने ही पिलू की ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बुलाया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ऑक्टोपस चैम्बर के आउटसाइड वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंसेस्टर ज़ू भी बर्नी क्रो के साथ पहुंच चुके थे। और तभी बिलू के सभी पपेट से एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे चारों तरफ से घेरते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि उस बोने मास्टर ने उन सभी को वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करने का आदेश नहीं दिया था, तो इसलिए वो सभी पपेट्स एंसेस्टर ज़ू को चारों तरफ से घेरते हुए वहाँ पे आकर खड़े हो जाते हैं।
और वहाँ पे एक साथ पीलू को इतने सारे पपेट्स को देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है अब ये इतने सारे पीलू यहाँ पे कहाँ से आ गए। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे बोने मास्टर से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुमने बस 3 ही सीक्रेट टेस्ट को रिफाइन किया था, तो ये तुम्हारे इतने सारे सीक्रेट टेस्ट कहाँ से आ गए, क्या तुमने हमसे झूठ बोला था। लेकिन वो बोना मास्टर ऐसे तजू की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर पीलू के सभी पपेट्स को आदेश देते हुए कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। अब अपने मास्टर के आदेश पाकर हम देखते हैं कि उन सभी पपेट्स ने भी अपने अपने ब्लडी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ से ऐसे तजू के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन वो खतरनाक अटैकर वहाँ पे ऐसे तजू को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि ऐसे तजू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने और बन्नी क्रो के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसके साथ टकराते ही उन सभी पपेट्स के अटैक वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो गए थे। और तभी ऐसे तजू भी अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उस बोने मास्टर से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये घटिया पपेट से आज तुम्हें यहाँ पे मरने से बचा लेंगे। और ये कहकर ऐसे तजू ने वहाँ पे अपने सिर्फ हाथ के इशारे से ही उन सभी की सभी पपेट्स को उठाकर वहाँ पे पर हवा में फेंक दिया था। और उन सभी को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी पपेट्स दोबारा वहाँ पे मारे जा चुके हैं, जो देखकर वो बोना चूहा मास्टर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है अब मुझे लगता है मुझे अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ताकत के मुकाबले में हराया जा सकता है। और ये कहकर उस बोने मास्टर ने अचानक से वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पपेट्स के अंदर मौजूद ब्लड एनर्जी को उन सभी से वापस खींचने शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उन सभी पपेट्स के अंदर मौजूद सारी की सारी ब्लड एनर्जी को वहाँ पे अपने हाथों के अंदर एब्जॉर्व कर लिया था। और जैसे ही उन सभी पपेट्स की बॉडी से पीलू की ब्लड पावर निकलती है तो वो सभी के सभी पपेट्स दोबारा वहाँ पे मिट्टी में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, जो देखकर बन्नी क्रो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है क्या ये सभी मिट्टी से बनाए गए पपेट थे, तो क्या इसका मतलब है कि ये बोना चूहा मास्टर यहाँ पे पीलू के ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए इन मिट्टी के बने हुए पपेट्स को पीलू में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। और अब क्योंकि उन सभी पपेट्स के अंदर से पावर ऑफ ब्लड जा चुकी थी तो वो सभी के सभी पपेट्स वहाँ पे राख में बदल चुके थे, जो देखकर वो बोना चूहा मास्टर वहाँ पे कमीनों की तरह जोर जोर से हंसते हुए वहाँ पे तजू और बन्नी क्रो से कहता है देखा तुमने टियान सेट के डिसेबल की ब्लड लाइन कितनी ज्यादा पावरफुल है, जो कि मिट्टी से बने हुए पपेट्स के अंदर भी जान डाल सकती है। इसके बाद मिट्टी से बने हुए वो पपेट्स भी 7th लेवल के मोटर कल्टीवेटर से भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। और अगर इस पावर ऑफ ब्लड को किसी कल्टीवेटर की बॉडी के साथ जोड़ दिया जाए तो पीलू को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने पीलू की ब्लड पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है तो अब इसे मैं जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके चलते अब तुम पीलू को कभी भी जिंदा नहीं कर पाओगे। और ऊपर से मैं पीलू की ब्लड पावर को पीएलएस मैजिक वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक है ये तुम सोच भी नहीं सकते। और ये कहकर वो बोना मास्टर पीलू की ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट को बनाने लगा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि चाओ फेंग और लिंगजू भी उसे मोटल स्पिरिट मास्टर का खात्मा करते हुए वहाँ पे वापस आ चुके थे। और चाओ फेंग जब उस बोने मास्टर को इस तरह से पीलू की ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए देखती है तो उसे वहाँ पे उस बोने मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उस बोने मास्टर से कहती है क्या कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई टियान सेट के डिसेबल की ब्लड पावर का इस्तेमाल करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये कहकर जैसे चाओ फेंग वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो लिंगजू ने वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ पे उस बोने मास्टर के ऊपर अटैक करने से रोक दिया था। और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए चाओ फेंग से कहता है क्या तुम मेरे जूनियर ब्रदर की ट्रू पावर को नहीं देखना चाहती थी, अब जब उसकी ट्रू पावर दिखाने का समय आया है तो तुम खुद इस बोने मास्टर को मारकर सबको चौपट करना चाहती हो। थोड़ी देर रुक जाओ और फिर देखना मेरा जूनियर ब्रदर यहाँ पे क्या कमाल करता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि फेंग भी ऑक्टोपस चैम्बर के अंडरग्राउंड से बाहर आ चुका था, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए अपने बाकी सभी साथियों से कहता है देखो मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन इससे आगे फेंग वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लीना ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उसका मुंह बंद कर दिया था। और वो गुस्सा करते हुए वहाँ पे फेंग से कहती है क्या तुम यहाँ पे इस तरह से जोर जोर से चिल्लाकर उस बोने मास्टर का ध्यान हमारी तरफ खींचना चाहते हो, तुम खुद ही तो मास्टर को एक्शन में देखना चाहते थे, अब चुपचाप सबको शांत होकर देखो। वहीं उनके साथ साथ हम देखते हैं कि मिच्यू और हाउजियन भी वहाँ पे बाहर आ चुके थे, जो कैंसर तजू को वहाँ पे देखकर हैरान होते हुए कहती है यकीन नहीं हो रहा कैंसर तजू इतने कम समय में यहाँ पे पहुँच गए, हमारे बहुत वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हैं। हालांकि वो खुद नहीं उड़ सकते लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बन्नी क्रो के ऊपर सवार होते हैं तो बन्नी क्रो की स्पीड भी बहुत हद तक बढ़ जाती है, इवन उसे देख पाना भी हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है। वहीं लिजियन वहाँ पे उस टकले बोने मास्टर की तरफ देखते हुए उन सभी को बताता है ये है ऑक्टोपस चैम्बर का लीडर है जिसका नाम ये ह्यू है, लेकिन हम तो इसे भाई बोना मास्टर ही कहेंगे। वहीं लिजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी भी वहाँ पे उस बोने मास्टर को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है आज तक मैंने काफी ज्यादा भयानक और भद्दे चेहरे देखे हैं, लेकिन ये भद्देपन में उन सभी को पीछे छोड़ते हुए टॉप पे आता है। पर अभी डोंगमी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी निंगयू उनका ध्यान वहाँ पे ऐसा तजू की तरफ लाते हुए कहती है वो सब छोड़ो और ऐसा तजू को गौर से देखो, मैंने आज तक उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा इतना ज्यादा कभी नहीं देखा, यानी कि अभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उनके गुस्सा होने का मतलब है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोनो मास्टर तो अभी तक भी वहाँ पे उस स्पिरिट को बनाने में लगा हुआ था और देखते ही देखते उस बोने मास्टर ने वहाँ पे पीलू की ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल स्पिरिट को वहाँ पे बना दिया था, जो देखकर बन्नी क्रो वहाँ पे हैरान होते हुए ऐसा तजू से कहता है बॉस आखिर इसने पीलू की सोल
को कैसे बना लिया? पीलू का सोल है तो आपके पास मौजूद है, तो फिर उसके बावजूद भी चूहे मास्टर ने उसकी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को कैसे रिफाइन कर लिया? बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर एसेटाजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये उसकी रियल सोल नहीं है, ये असल में उसकी ब्लड पावर ही है जिसने पीलू की सोल का रूप ले लिया है। और ये कहकर एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड टून में उस बोने मास्टर से कहते हैं, भले ही मेरे एंशिएंट टैलेंट सेट का डिसेबल पीलू मारा जा चुका है, भले ही उसकी सोल पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए और उसकी स्पिरिट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी को भी उसकी ब्लड पावर का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। एसेटाजू की ये बात सुनकर बर्निंग क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए उस बोने चूहे मास्टर से कहता है, चूहे तुमने सुना मेरे मास्टर क्या कह रहे हैं? पीलू की ब्लड पावर के इस्तेमाल करने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उस बोने मास्टर ने वहाँ पे डीमन की तरह जोर जोर से हंसने शुरू कर दिया था और वो हंसकर बर्निंग क्रो का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता कि मुझे लगता है तुम अंधे हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि मैं अभी भी उसी पीलू की ब्लड पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसकी ब्लड पावर का ही इस्तेमाल करते हुए मैंने इस स्पिरिट को समन किया है और अब इसी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम लोगों को यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ, अब तुम सभी बनने के लिए रेडी हो जाओ। और ये कहकर वो बोना मास्टर वहाँ पे पीलू की ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पे टियानचू नाम की एक फॉर्मेशन को भी बना दिया था, जिसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि उसने पूरे के पूरे मेंशन को ही कवर कर लिया था। और उस बोने मास्टर ने वहाँ पे उस फॉर्मेशन की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एसेटाजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था, जो कि देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ऊपर आसमान से कोई मिट्योर गिर रहा हो। हालांकि अगर यहाँ पे एसेटाजू की जगह कोई और कल्टीवेटर होता तो अब तक उसके साथ साथ ये पूरा मेंशन भी वहाँ पे राख में बदल चुका होता, लेकिन एसेटाजू तो एसेटाजू थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 फिंगर्स की मदद से ही उस खतरनाक पावरफुल अटैक को रोक दिया था। और उसे रोकते हुए वहाँ पे कोल्ड टून में सिर्फ इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा अटैक वहाँ पे क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो पूरा का पूरा अटैक ही डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर तो बेचारे उस बोने मास्टर की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। जबकि एसेटाजू वहाँ पे उस स्पिरिट की तरफ अपनी फिंगर्स पॉइंट करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, रिटर्न। और उनके ऐसा कहते ही वो सारी की सारी ब्लड पावर है खुद ब खुद ही वहाँ पे एसेटाजू के हाथों में इकट्ठा होने लगी थी। हालांकि उस बोने मास्टर ने उस ब्लड पावर को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ डिफाइन कर लिया था, यानी कि वही अब उस ब्लड पावर का मास्टर था। लेकिन एसेटाजू के सिर्फ बुलाने पर से ही वो सारी की सारी ब्लड पावर एसेटाजू के हाथों में आ जाती है, जो देखकर तो बेचारे उस बोने मास्टर का मुंह ही वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे चिल्लाते हुए एसेटाजू से कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो? मैं तो इस ब्लड पावर को पूरी तरह से डिफाइन कर चुका था, तो उसके बावजूद भी ये ब्लड पावर तुम्हारी बात कैसे मान रही है? और ये कहकर वो बोना मास्टर वहाँ पे उस ब्लड पावर को रोकने की कोशिश करते हुए अपने हाथ पांव मारने लगा था और वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए उस ब्लड पावर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो सारी की सारी ब्लड पावर वहाँ पे एसेटाजू के हाथों में आ चुकी थी, जो देखकर वो बोना मास्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए एसेटाजू से कहता है, नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जबकि एसेटाजू के हाथों में उस ब्लड पावर को देखकर बर्निंग क्रो के साथ साथ फैंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो ये है वो लेजेंडरी ब्लड पावर है, ये तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की और पावरफुल दिखाई दे रही है। फैंग के साथ साथ हम देखते हैं कि एसेटाजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी एक एक करके आगे बढ़ने लगे थे और निंग्यूते आगे बढ़कर सीधा वहाँ पे एसेटाजू के पास आते हुए उनसे कहती है, सिस्टर अब तो आप पीलू की बॉडी से रिफाइन किए गए तीनों के तीनों सीक्रेट टेस्ट को हासिल कर चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा देर ना करते हुए उसे दोबारा से जिंदा कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा टैलेंट सेट अपने एक और साथी का इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम पीलू को भी जल्द से जल्द अपने साथ लेकर वापस चले। निंग्यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि एसेटाजू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी और वो भी वहाँ पे पीलू के बाकी दोनों सीक्रेट टेस्ट को भी बाहर निकाल लेते हैं, जिनमें से एक पीलू की डिवाइन बॉडी थी तो दूसरा उसका सोल टायर था, जिसके अंदर पीलू की सोल मौजूद थी। आपको याद ही होगा कि एसेटाजू ने कैसे एक एक करके सभी टेस्ट को इकट्ठा किया था। सबसे पहले उन्होंने पीलू की डिवाइन बॉडी को हासिल किया था और उसके बाद वी टियान ली को हराते हुए उससे पीलू का सोल टायर हासिल किया था और अभी यहाँ पे इस बोने मास्टर को हराते हुए फाइनली वो पीलू की ब्लड पावर को भी हासिल कर चुके थे। जिन तीनों को बाहर निकालते हुए एसेटाजू ने उन्हें ऊपर हवा में भेज दिया था और जैसे ही वो तीनों आपस में इकट्ठा होते हैं तो वो तीनों काफी तेजी के साथ घूमने लगे थे, जो देखकर तो मिचू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, आज मैं किसी को पहली बार इस तरह से जिंदा होते हुए देख पा रही हूँ। अब जैसे ही वो तीनों ट्राइस ऊपर हवा में उठते हैं तो अचानक से हम देखते हैं कि ऑक्टोपस चैम्बर के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एसेटाजू को छोड़कर बाकी सभी तो वहाँ पे लड़खड़ाने लगे थे और अचानक से वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा मात्रा के साथ ब्लड पावर इकट्ठा होते हुए उन तीनों ट्राइस के अंदर जाने लगी थी, जो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। असल में पीलू की ट्रू ब्लड पावर को उस बोने मास्टर ने छुपा रखा था ताकि वो बाद में उस ब्लड पावर को रिफाइन करते हुए उसका इस्तेमाल कर सके और जैसे ही वो ब्लड पावर खुद ब खुद ही बाहर आने लगती है तो वो बोना मास्टर भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो इस ब्लड पावर को बहुत ही सेफ तरीके के साथ छुपा के रखा हुआ था, तो फिर ये खुद ब खुद ही बाहर कैसे आ गई? ये तो वो ब्लड पावर थी जिसे मैंने पाथलैंड के लिए बचा के रखा हुआ था। लेकिन इससे आगे बेचारा वो बोना मास्टर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी ब्लड पावर है पीलू की ब्लड पावर वाले टुकड़े ने वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली थी और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो तीनों की तीनों
ट्रेस आपस में मर्ज हो चुके थे और जैसे ही वो तीनों ट्रेस आपस में मर्ज होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। इवन पूरी की पूरी शाओचैंग सिटी हिलने लगी थी और जगह जगह वहाँ पे डिजर्ट एरिया में छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे और ये प्रोसेस थोड़ी देर तक यहाँ पे इसी तरह से चलता रहता है, जिसके बाद देखते देखते फाइनली पीलू दोबारा वहाँ पे जिंदा हो चुका था। जिसके जिंदा होते ही उसकी बॉडी सीधा हवा से नीचे जमीन पे आ जाती है और जब पीलू अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसकी नजर सीधा वहाँ पे एसेटाजू के ऊपर जाती है। एसेटाजू को देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आप कौन है, आपको देखकर न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप मेरे अपने ही हो। जिस पर एसेटाजू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि आज के बाद तुम मुझे फॉलो करोगे और आज के बाद तुम्हें दोबारा कोई भी बुली नहीं करेगा क्योंकि अब तुम मेरे डिसेबल हो। एसेटाजू की बातों में इतना ज्यादा अट्रैक्शन था कि पीलू वहाँ पे उन्हें ना ही नहीं कर पाता। वो चुपचाप एसेटाजू की बात मानते हुए वहाँ पे स्माइल के साथ एसेटाजू के पीछे आके खड़ा हो गया था। जबकि पीलू को वहाँ पे इस तरह से जिंदा होते हुए देखकर तो वो बोना मास्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है आखिर किसी मरे हुए इंसान को इस तरह से उसकी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से कैसा जिंदा कर सकते हैं। ऐसी कमाल की पावर किसी आम इमोर्टल कल्टीवेटर के पास तो नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी कमाल की पावर तो सिर्फ गॉड्स के पास होती है। और ये कहते कहते उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होकर एसेटाजू की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कहीं तुम भी एक गॉड तो नहीं हो, आखिर कौन सी रियलम में हो तुम। जिस पर एसेटाजू भी वहाँ पे उसके पास आते हुए कोल्टून में उसे बताते हैं कि मैं अभी भी की रिफाइनिंग स्टेज में हूँ। एसेटाजू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो बोना मास्टर थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पे पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, लेकिन तभी बर्निंग क्रो गुस्से से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहता है घटिया चूहे मास्टर कहेंगे अब इस तरह से हैरान होना छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें बैन फॉर्मेशन बनाना किसने सिखाया था। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो बोना मास्टर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी जान क्यों ना ले लो, तभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे इस फॉर्मेशन के ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला। उस बोने मास्टर की ये बात सुनकर एसेटाजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं कि मौत तो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी सजा होगी, तुम मरना डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम हर दिन मौत का मजा चखोगे। और ये कहकर एसेटाजू ने अचानक से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक हेल गॉड किलिंग फॉर्मेशन को बना दिया था, जिसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन ने वहाँ पे पूरी की पूरी सिटी को कवर कर लिया था और उस पूरी सिटी के अंदर ऑक्टोपस चैम्बर के जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के ऊपर फ्लेम फॉर्मेशंस ने गिरते हुए उनके गलों को वहाँ पे अपने अंदर जकड़ लिया था और वो चेंज उन सभी को हेल फ्लेम के अंदर तड़पाते हुए उन सभी को एक एक करके खत्म करने लगी थी। लेकिन मरने से पहले उन सभी को जो दर्द हो रहा था वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। हालांकि उन सभी को तो एसेटाजू ने हेल फ्लेम के अंदर जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया था, लेकिन सबसे बुरी हालत उस बोने मास्टर की थी जिसे एसेटाजू वहाँ पे मरने ही नहीं दे रहे थे और ऊपर से वो हेल फ्लेम लगातार उसे वहाँ पे जला रही थी, जिसके चलते उसे अपनी पूरी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। और चिल्लाते हुए एसेटाजू से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। वो फॉर्मेशन मुझे इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ने सिखाई थी और उन्होंने ही मुझे ये सब करने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने ही मुझे ऐसे खास इक्विपमेंट्स दिए थे जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे आकर रिसर्च कर सकूं और यहाँ पे अलग अलग टेस्ट की खोज भी कर सकूं। यकीन मानिए मुझे तो आपके टैलेंट सेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो बस वही सब कर रहा था जो कि इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस ने मुझसे करवाने के लिए बोला था और अगर मैं उनका कहा ना मानता तो वो मुझे और मेरे लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देते, इसलिए मुझे मजबूरन उनका कहा मानना पड़ा। और ये कहकर वो एसेटाजू से वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना, तो प्लीज अब तो मुझे छोड़ दीजिए। जिस पर एसेटाजू उसे वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हारी मौत उन सभी के लिए एक सबक होगा कि जो भी टैलेंट सेट के डिसेबल्स को हट करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर मैं कोई भी रहम ना दिखाए बहुत ही बुरी तरह से मौत दूंगा। अब से तुम हमेशा के लिए इसी तरह से सेल्फ फ्लेम के अंदर चलते रहोगे। और ये कहकर एसेटाजू वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्टारशिप को बुलाते हुए कोल्टून में अपने सभी डिसेबल से कहते हैं अब हमारी अगली मंजिल इमॉर्टल स्पिरिट हॉल पैलेस है। और ये कहकर एसेटाजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ अपनी ड्रैगन स्टारशिप की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी अचानक से लिंगजू पीछे से आवाज देकर एसेटाजू को वहीं पे रोकते हुए उनसे कहता है जूनियर ब्रदर थोड़ी देर रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाजू भी वहीं पे रुक गए थे, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए एसेटाजू को बताता है जूनियर ब्रदर मेरे पास तुम्हारे लिए मास्टर की एक न्यूज है। मास्टर ने मुझे यह आदेश दिया है कि टियानलिन सेट के सभी डिसेबल्स को टियानलिन फेरीलैंड के अंदर वापस जाना होगा ताकि हम सभी लोग मिलकर वहाँ पे न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकें। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटाजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो चुपचाप वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्टारशिप की तरफ बढ़ जाते हैं, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन जाने से पहले एसेटाजू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहते हैं टियानलिन फेरीलैंड में वापस चलो। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि एसेटाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और फैंग तो एक्साइटेड होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था याहू फाइनली न्यू ईयर आ रहा है, मैं तो अब न्यू ईयर के ऊपर बहुत ज्यादा फन करने वाला हूँ। और ये कहकर फैंग वहाँ पे भागकर बहुत ही तेजी के साथ ड्रैगन स्टारशिप की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर तो लिंगजू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और तभी वो वहाँ पे चाओ फैंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है सीनियर सिस्टर
अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम भी हमारे साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहती हो? जिसमें हम देखते हैं कि चाओ फेंग उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती और वो चुपचाप एसाताजू और उनके डिसेबल्स का पीछा करते हुए ड्रैगन स्टार शिप की तरफ ही बढ़ जाती है, जो देखकर लिंगजू को वहाँ पे अपना जवाब मिल चुका था कि वो भी उनके साथ आना चाहती है। इसलिए हम देखते हैं कि लिंगजू की खुशी तो वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।